गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पिछली क्लास जो थी उसमें हम अपना आर्टिकल 19 और 20 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा हमने कवर कर लिया था। और आज की क्लास जो है उसमें हम आर्टिकल 21 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे आर्टिकल टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी कहा जाता है इसको। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से कहा जाना जाता है इस आर्टिकल को। राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के नाम से जाना जाता है इस आर्टिकल को। तो ये आर्टिकल जो है अलग अलग नामों से जो है इसे बुलाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आर्टिकल 21 की वो ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, कि कोई भी इंसान उसको डिप्राइव नहीं कर सकती जो हमारी जो सरकार जो है, किससे? लाइफ एंड लिबर्टी से। ठीक है, इससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उसके अलावा, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी इंसान के साथ लाइफ एंड लिबर्टी से जो उसे जो है डिप्राइव नहीं कर सकती हमारी सरकार। उसके अलावा मैं बार बार आपको ये चीज कहता हूं कि जो इनकी जो वर्डिंग होती है उस पर ध्यान दिया करो, जैसे कि ये आर्टिकल किसके अगेंस्ट है, ठीक है, या किनको प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसमें क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब नो पर्सन की बात आ गई, नो पर्सन का मतलब ये है कि भले ही वो इंसान इंडियन हो, सिटीजन ऑफ इंडियन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई फॉरेनर भी हो, उसको भी ये राइट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा इसका मतलब ये है कि वो राइट जो है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही होंगे। जैसे मैं आपको बताया था 15, 16, 19, 29, 30, ये वाले आर्टिकल जो हैं ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई भी फॉरेनर आके इन राइट के ऊपर हमसे बराबर का हक जो है स्टेट से, हमारी स्टेट से या हमारी गवर्नमेंट से बराबर का हक आके वो मांग सकता। ठीक है, तो बाकी सारे जो राइट्स जो हैं वो देखा जाएगा कि इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सिटीजन को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं या किसको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो आर्टिकल 21 किनके लिए होगा? नो पर्सन की बात आ गई, मतलब सभी के लिए होगा। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि ये जो आर्टिकल 21 जो है इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है कि लाइफ ही इसका एस्पेक्ट हो, या फिर क्या कहते हैं सिर्फ लिबर्टी इसका एस्पेक्ट हो। कोर्ट का कहना है कि ये जो है दो चीजों की बात करता है। ठीक है, ये हमें टू फोल्ड राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है। एक तो ये हमें लाइफ जो है वो प्रोवाइड करवाता है, दूसरा पर्सनल लिबर्टी जो है वो प्रोवाइड करवाता है हमारा आर्टिकल 21। ठीक है, इसी वजह से इस आर्टिकल को, आर्टिकल 21 को मोस्ट फंडामेंटल और इलेबोरेटिव आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहा गया है। ठीक है, इस आर्टिकल के ऊपर इतनी ज्यादा जजमेंट्स आई हैं और इतनी ज्यादा चीजें इस चीज में इंक्लूड की गई हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंक्लूड की गई है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद इसको कहते हैं कि ये मोस्ट फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट फंडामेंटल राइट है। मोस्ट फंडामेंटल किस तरीके से? एक, ये आपको लाइफ की जो है राइट टू लाइफ जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और उसके साथ साथ वेरियस लिबर्टीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होगी? जैसे आपका राइट टू वोट हो गया, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड होता है। आपका राइट टू प्राइवेसी हो गया, KS पुट्टास्वामी जजमेंट जो है आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो आएगा। उसमें 9 तरीके की प्राइवेसीज जो है उनकी बात की गई है। बिहेवियरल प्राइवेसी होगी, आपकी बॉडीली प्राइवेसी होगी, और बहुत सी प्राइवेसीज जो है उसमें इसकी बात जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये हमें प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा जो ये जो आर्टिकल 21 जो है वो इसको कहा जाता है कि ये बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसको बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेडरॉक ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है वो कहा जाता है। तो दैट इज योर आर्टिकल 21, बिकॉज इट हैज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट। हमने जब आर्टिकल्स, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स जो है जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमें स्टेट के अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि हमारी जो
इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। ठीक है, तो 3 तरीके की डेवलपमेंट की बात की थी हमने, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आपका ये जो आर्टिकल 21 जो है ये तीनों तरीके की डेवलपमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है कहीं ना कहीं। जैसे आपका ये हो गया राइट टू लाइफ, डायरेक्ट इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, देन राइट टू क्या कहते हैं वो हो गई आपकी फिजिकल डेवलपमेंट। देन आपका ये आ गया इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको जो है राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी दी गई है। देन आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के तहत क्योंकि जब मैंने आपको साबरीमाला वाला केस जो है वो करवाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है उसकी वो इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपकी आर्टिकल 21 के तहत ही आती है। तो ये इकलौता ऐसा राइट है जो तीनों तरीके की डेवलपमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या बेडरॉक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है। उसके अलावा कोर्ट ने वेरियस अपनी जजमेंट्स दी हैं, उसमें जो आपके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि ये मेयरली सिर्फ लाइफ जो है इंसान को जो है सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं देता। मतलब अगर ये आपको राइट टू लाइफ प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इट means simply the mere animal existence। ठीक है, मतलब सिर्फ जैसे एनिमल्स होते हैं वो भी नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ साथ अब राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि राइट टू लाइफ का मतलब मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसका मतलब ये है कि इंसान के पास जो है वेरियस राइट्स जो है वो होने चाहिए, जैसे उसका अपनी बॉडी के ऊपर प्रॉपर जो राइट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपकी जो है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत से राइट्स जो है आपके इसमें फंडामेंटल जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत बहुत से राइट्स जो है उनको इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे राइट टू प्राइवेसी आपका के.एस. पुट्टा स्वामी आज डिस्कस करेंगे, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, उसको भी इसी में आपके आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया। उसमें हम हदिया केस जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है हदिया केस। के.एस. पुट्टा स्वामी वाला केस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस जो है वो आएंगे। तो इसके ऊपर जो आपकी जो यूपीएससी है 2019 के प्री में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ चुके हैं, क्योंकि उसी टाइम पे राइट टू मैरिज जो था, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस जो था, इसको आपके आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया था। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था 2019 के आपका जो प्री था यूपीएससी का प्री, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राइट टू मैरिज जो है उसको फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दैट योर आंसर वाज आर्टिकल 21। ठीक है, अब उसके अलावा जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि जो आर्टिकल 21 है वो मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 21 जो है ये एक बात तो हो गई इसकी ये वाली कि लाइफ टू लिबर्टी जो है ये प्रोवाइड करवाता है। साथ में हमने इसका दूसरा पक्ष जो था वो ये देखा था कि हमसे जो है हमारी लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो ली जा सकती है या छीनी जा सकती है किसके बेसिस के ऊपर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है बात आई 1978 तक क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो सिर्फ इस चीज को फॉलो करता था। अब ये जो कंसेप्ट है ना आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जब इस चीज को करते हैं ना इसको दो तरीके से किया जाता है, मतलब इसमें दो चीजें आती है, एक आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, दूसरा आता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये आपका यूके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यूके में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने यूके से अडॉप्ट नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जापान ने। हमने जापान से आगे हमने ये कॉन्सेप्ट जो है उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ चीजें हमने जो है बहुत सी चीजें जो है वो बाहर से अडॉप्ट की हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हम कहां से अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इनिशिएट कहां पे हुआ, ठीक है, उसको लाने वाले कौन थे, तो वो था आपका यूके, यहां पे इनिशिएट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से अडॉप्ट किया था, तो हमने अडॉप्ट किया था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, दोनों बातें क्लियर रखना। अगर पूछा जाए कि एस्टेब्लिश कहां पे होता है, ठीक है, यहां एग्जिस्टेंस में कहां पे आता है, तो वो आता है यूनाइटेड किंगडम में। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया ने कहां से अडॉप्ट किया, इंडिया ने जापान से अडॉप्ट किया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है कि जो आपकी जो यूनाइटेड किंगडम है ना, क्योंकि वहां पे जो है आपका वो नहीं है,
कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है। वो लोग जो है अपनी पार्लियामेंट जो है उसको इतना सुप्रीम मानते हैं, तो उसको सुप्रीम मानते हुए, उसको उस पोजीशन पे रखते हुए उन्होंने ये मान लिया है, यूके वाले ये मानते हैं कि अगर कोई भी प्रोसीजर पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश कर दिया गया है तो वो टॉप मोस्ट होगा, मोस्ट सेक्रेड ओपिनियन होगा वो उसका पार्लियामेंट का, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी गलत जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट चलता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। वो सिर्फ प्रोसीजर की बात करते हैं कि एक प्रोसीजर जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसमें सिर्फ प्रोसीजर जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, उसके प्रोसीजर एस्टेब्लिश होने के पीछे लोगों की मेंटालिटी क्या रही है या वो लॉ बनाने वालों की मेंटालिटी क्या रही है, उस चीज के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं आपके प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, उसको समझो। सबसे पहले, इफ देयर इज अ लॉ, ठीक है, अगर कोई लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, विच ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू कैरी आउट एन एक्शन। ठीक है, इज देयर एन लॉ, अगर कोई लॉ है, ठीक है, तो ये चेक किया जाएगा विच ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव टू गिव आउट एन एक्शन। ठीक है, यहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करेगी, लॉ बनाएगी। ठीक है, अगर कोई लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है तो लॉ किसके द्वारा बनाया जाएगा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ये पहला पॉइंट है किसका, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का। अब सेकंड चीज जो है इसमें जो चेक की जाएगी, इफ यस, अगर वो लॉ जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया गया है, इफ यस देन सेकंड पॉइंट, देन was the law made by competent authority which had power to do so। तो अगर उस लॉ को एग्जीक्यूटिव ने बनाया तो हमें ये चेक करना है कि क्या एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया था, क्या वो एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उस लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में ये बात चेक होगी। ठीक है, अगर थी, ठीक है, अगर यस है, देन थर्ड कंडीशन जो है वो चेक होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, वेदर द प्रोसीजर फॉलो वाज करेक्ट, कि जब इस लॉ को हम बना रहे थे क्या हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया, क्या वो प्रोसीजर जो था वो करेक्ट था। अगर करेक्ट था तो वो लॉ जो है उसको सही मान लिया जाएगा अंडर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक होगा कि लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जा रहा है तो क्या एग्जीक्यूटिव के पास पावर है वो लॉ बनाने की, अगर है तो तब ये चेक किया जाएगा क्या जो प्रोसीजर फॉलो हुआ उसको बनाने के लिए कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर थी और एग्जीक्यूटिव ने ही लॉ बनाया, तो क्या वो जो लॉ बनाया है वो सही है। अगर सही है तो उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत उस लॉ को सही मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये था कि कोई कौन सा प्रोसीजर है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर जो था वो चेक हो रहा था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी इस चीज को मान रहा था अंटिल 1978। ठीक है, 1978 तक इस चीज को जो है वो सही माना जा रहा था। 1978 में जाके क्या होता है, मेनका गांधी केस जो है वो हो जाता है। मेनका गांधी को उस टाइम की जो करंट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लेती है। क्यों, क्योंकि मेनका गांधी जो है वो फॉरेन जाना चाहती है। ठीक है, उसको फॉरेन जाने नहीं दिया जाता, उसका पासपोर्ट जो है वो रख लिया जाता है कोई लॉ बना के कि इस लॉ के तहत हम जो है इसका पासपोर्ट जो है अपने पास रख रहे हैं। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, हम इसकी बात मान रहे थे, जो ये लॉ बना रहे थे हम उसको सही मान रहे थे, अब हमने ये चेक करना है कि क्या जब वो लॉ बनाया जा रहा था तो उसके पीछे लोगों की, जो लॉ बनाने वाले थे, उनकी इंटेंशन सही थी या नहीं थी। वो किस तरीके से चेक होगा, वो चेक होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये यूएसए का कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये कहीं पे भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब मेनका गांधी वाला केस आया अब उसको रोक रहे हैं। ठीक है, उसका अधिकार बनता है, मान लो आपको कल को सरकार बोल दे कि आपको जो है हम फॉरेन में नहीं जाने देंगे, तो उनका क्या हक बनता है ऐसे रोकने का। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको जो है मेनका गांधी जो है इसको रोका जा रहा था। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है उस टाइम पे करंट सरकार जो रही होती है उसने क्या गलतियां की होती हैं या जानबूझ के किस तरीके से वो अथॉरिटेटिव बन रही थी। भले ही किसी की भी सरकार हो, कोई एक इंसान, कोई एक टाइप की सरकार हो या दूसरी टाइप की सरकार हो, आपको उसकी हैसियत पता चलती है कि वो कितने पानी में रहे होंगे किसी पॉइंट पे। ठीक है, कि उन्होंने अपनी मनमानी करने के चक्कर में किसी इंसान का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया, उसको रोक लिया बिना किसी वजह के। ठीक है, अब बात आई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है यहां पे कौन चेक हो रहा था, एग्जीक्यूटिव जो है वो चेक हो रही थी। अब वापस आओ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक बार दोबारा से समझ लो। मैंने आपको क्या कराया था, एक पार्लियामेंट होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेचर होता है और
लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके चुने जाते हैं, पार्लियामेंट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी है पार्लियामेंट, ये उससे छोटी आपकी लेजिस्लेचर और ये उससे छोटी आपकी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन आएगा, जो एमपीज जो होंगे वो जीत के आएंगे, ठीक है। इसमें दोनों पार्टीज के एमपी होंगे, हारने वाली पार्टी के एमपी भी जो जीत गए और जीतने वाली पार्टी के एमपी भी जो इलेक्शन जीत गए, ठीक है। वो एमपीज यहां पे पहुंच गए। अब यहां से क्या बनेगी आपकी पार्लियामेंट के बाद क्या बनेगी आपकी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, कौन लोग आएंगे, ये पार्लियामेंट का मतलब होता है इसमें आपकी आएगी लेजिस्लेचर, ठीक है, जितने जीतने वाले कैंडिडेट दोनों पार्टी से, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, जिसकी सरकार है, ठीक है, जिसकी सरकार है और उसने कुछ मेंबर्स जो है उनको चुन लिया अपनी एग्जीक्यूटिव में कि जो मेंबर इसके प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा करीब होंगे उसको एग्जीक्यूटिव में चुन लिया। अब ये एग्जीक्यूटिव जो है ये रूल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन चेक हो रहा था, एग्जीक्यूटिव चेक हो रही थी। यहाँ पे कौन चेक होता है, यहाँ पे जो लॉ बनाया जाता है उसमें लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों चेक किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेक हो रही थी, यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों चेक होंगी। अब देखेंगे इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या प्रोसेस रहता है। ये सारी चीजें जो है ये मैंने आपको लिखवानी है, अभी इनको एज इट इज समझते जाओ। ये चेक करेगी, चेक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों को चेक करेगी। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होगा ये दोनों को चेक करेगा एंड चेक द लॉज मेड इज फेयर और नॉट, और चेक करेगा कि जो लॉ जो बनाया जा रहा है वो फेयर है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये वो लेके आए थे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आए थे। अब वो बिल जो था वो फेयर नहीं था। फेयर किस तरीके से नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है उस जो अपना जो बिल जो था उससे बाहर रख रहे थे। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। अगर कोई भी फॉरेन से मुस्लिम आता है उसको सिटीजनशिप जो थी वो नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही थी, ठीक है। तो वो बिल जो था वो फेयर नहीं था, ठीक है। इसी वजह से उनको इन्होंने पास तो कर दिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है वो बिल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट। पहला क्या होगा कि चेक किया जाएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को। दूसरी बात क्या चेक की जाएगी कि वो जो लॉ बनाया गया वो फेयर है या फिर नहीं है। सेकंड पॉइंट, टू चेक द फेयरनेस ऑफ लॉ कोर्ट विल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इसका प्रोसेस जो है कि बिल जो है वो फेयर है कि नहीं है उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू उस बिल को चेक किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि लॉ फेयर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब लॉ फेयर है या नहीं है वो किस तरीके से चेक किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो किस चीज की बात करता है वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो आपका वो तीन चीजों की बात करता है, ठीक है। सबसे पहली बात वो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबसे पहले ये बात करता है कि कोई भी इंसान जिसको आप सजा देने जा रहे हो उसको आप सजा तब तक नहीं दे सकते जब तक उसका पक्ष जो है वो ना सुन लो, ठीक है। पहला पॉइंट कि नो मैन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, कि जब तक आप कोर्ट जो है एक इंसान का पक्ष जो है वो नहीं सुन लेता, उस इंसान का पक्ष जो है वो नहीं सुन लेता, तब तक वो उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता। दूसरी बात, नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी इंसान जो है वो अपने केस में जज जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। एक एसडीएम केस जो है इसी के बाद में आपको करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके तीनों पॉइंट जो है वो समझ लो। तीसरा क्या है, अथॉरिटी शैल बी बोनाफाइड, कि अथॉरिटीज जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब लॉफुल जो है वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अथॉरिटीज जो है वो फेक अथॉरिटी हो, अथॉरिटी के पास जो पावर होनी चाहिए कि वो उस तरीके का लॉ जो है वो बना सके। अगर ये तीनों कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल करती हैं तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो लॉ बनाया जाएगा, बनेगा या बन के सामने आएगा, तब उसमें ये चीज जो है ये क्लियर करेगी कि वो जो लॉ जो था उसके पीछे बनाने, उस लॉ को बनाने के पीछे की जो इंटेंशन जो थी वो करेक्ट थी, ठीक है। तो ये है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो हम फिलहाल यहीं पे अभी आर्टिकल 21 ही चल रहा है, उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात जो है उसमें नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेनका गांधी केस जो हुआ 1978 का, उसके बाद जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बात कह दी कि ये जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कोर्ट को एक बात मिली हुई है, जो चीज भी सरकार जिसके अगेंस्ट जा रही है या जो चीज भी इनके लिए जरूरी है ये उनको
वो बना देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि बनाने की पावर किनके पास है, कोर्ट के पास, ठीक है, तो वो उसको बना देते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार चाहती, क्योंकि सरकार को क्या करना था, इसको फौरन जो है वो नहीं बेचना चाहते थे, सरकार आके ये भी तो कह सकती थी कि हम इसको जो है वो मानते नहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, ठीक है, हम तो इसी को मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, इसको बना दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं की जा सकती। तो यहां तक था आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि कोई भी इंसान जो है वो अपने केस में जज जो है वो नहीं बन सकता। अब इसी से रिलेटेड एक केस हुआ, एसडीएम केस हुआ चंडीगढ़ में ही, जब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो चंडीगढ़ के दौरे पे आए। तो हुआ क्या कि अब ये ना प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके जिले में आते हैं, तब जो आप जब कल को आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपको क्या करना होता है, उनको ग्रीट करने जो है वो जाना होता है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी होती है, ये प्रोटोकॉल के अंदर आता है, तो आपको वहां पे जाना होता है। सेम ड्यूटी थी इनकी एसडीएम की। अब ये क्या थी, लेडी थी एक, तो इनको क्या हुआ होगा, घर से मेकअप वगैरह करते तो ये हो गई होंगी लेट, ठीक है, तो ये लेट हो गई, किसी कोई और वजह रही होगी, जो मर्जी वजह रही हो, ये हो गई लेट। तो इनका ड्राइवर जो था वो तेज गाड़ी चला रहा था, तो एक लड़का जो था वो क्या कर रहा था, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, ठीक है, या हो सकता है कि ये लोग जो थे ये रॉन्ग साइड से जा रहे थे, दोनों में से कोई एक इंसान जो था वो रॉन्ग साइड से था, ठीक है, तो उनकी गाड़ी जो थी इस लड़के की गाड़ी के साथ टकरा गई, ठीक है। अब लड़का रहा होगा आपकी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट, तो इनकी हो गई, इनके साथ बहस हो गई, ठीक है, तो वहां पे मामला जो था वो रफा दफा हुआ, तो लड़का जो है वो चला गया। शाम को क्या हुआ, फ्राइडे का दिन था, शाम को क्या हुआ, उस लड़के को उठा लिया गया, ठीक है, उस लड़के को उठा लिया गया, सैटरडे संडे उसको जेल में रहना पड़ा। मंडे जो है जब ये जाके देखता है कि वहां पे जो यही एसडीएम जो है वो बैठी है, ठीक है, क्योंकि एसडीएम जो होता है उसके पास जुडिशियल पावर्स जो होती है वो भी होती है, ठीक है, तो वो जो है अपना कोर्ट जो है वो लगा सकता है, ठीक है, तो ये होती है एसडीएम की जुडिशियल पावर्स। तो ये बैठी है खुद ही वहां पे अपने केस में जज बन के बैठी है। तो लड़का यूपीएससी एस्पिरेंट था, ठीक है, या लॉयर रहा होगा, तो उसने क्या किया, लड़के ने क्या किया, लड़के ने बोला ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ठीक है, आप जो हो अपने केस में जज जो है वो कैसे बन सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपने जानबूझ के मुझे फ्राइडे को उठाया ताकि सैटरडे और संडे, क्योंकि कोर्ट जो होते हैं तब बंद होते हैं, ठीक है, ताकि मेरी जो है वो भी ना हो सके, वहां पे पेशी ना हो सके कोर्ट में। ये चला गया लड़का हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में इसने जाके बात बोली कि ये तो अपने जज में अपने केस में जज बन के बैठी है। तो हाई कोर्ट ने बुलाया इसको, तो इसने वही लॉजिक लगाया, एसडीएम ने वही लॉजिक लगाया। तो ये मैडम कहती कि सर जो कंप्लेंट जो थी ना, वो इसने वो भाई वाला लॉजिक लगाया कि गाड़ी जो है वो मैं नहीं चला रहा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सर जो कंप्लेंट जो है वो मैंने फाइल नहीं की है, मेरे ड्राइवर ने फाइल की है, ठीक है, तो मैं जो हूं अपने केस में, उस केस में मैं जो जज जो हूं वो बन सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है क्या कहते हैं, इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब मंडे को जब ये लड़का वहां पे प्रेजेंट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आपने जो है तीनों प्रिंसिपल्स जो है इसके नेचुरल जस्टिस के उनको वायलेट किया है, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि ये जो है क्योंकि आप जो हो जो गलती हुई वो आपसे हुई, ठीक है, आपकी गाड़ी थी, ठीक है, लड़के से टकराई, फिर आपने लड़के को उठाया, उसको जेल में डाला, 2 दिन उसको जेल में रखा, और फिर मंडे को आप खुद ही उसकी जज बन गई, ठीक है, तो आप जो हो तीनों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उनको वायलेट जो है वो कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि लड़के को बोला सर आप घर जाइए, मैडम को बोला कि आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और अंडमान चलिए, ठीक है, और इनकी वहां से ट्रांसफर करके अंडमान और निकोबार जो है वहां भेज दिया। काला पानी जो है, काले पानी की जेल जो है वो वहां पे हुआ करती थी, तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि उनको काले पानी की सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनाई, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने वो सुनाई। तो इसी के साथ जो है ये चीज क्लियर होती है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था ये कहीं पे भी ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था सुप्रीम कोर्ट उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया, जिस वजह से जो है अब कोई भी अपने केस में जज जो है वो नहीं बन सकता, और किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इस तरीके से चेक होगी कि क्या वो जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको फॉलो करता है, और जो उसके 3 प्रिंसिपल क्या है वो ये है कि नो मैन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, कि किसी भी इंसान को बिना सुने
उसको जो पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती। सेकंड पॉइंट है नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी इंसान जो है वो जज नहीं बन सकता अपने केस में। तीसरा अथॉरिटीज शैल बी बोनाफाइड, कि अथॉरिटीज जो है उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जो सजा जो है वो ये सजा सुना सके। जैसे आपकी खाप पंचायत जो है वो भी आज ही की क्लास में हमने डिस्कस करनी है कि खाप पंचायत जो है उसको इलीगल जो है वो घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो खाप पंचायत जो है वो जो है ये फैसला वगैरह जो है ये सुना देते हैं कि इसको फांसी दे दो या इसको इतना फाइन लगा दो, उनके पास कोई अथॉरिटी जो है वो नहीं है। तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ इसके लॉ के तहत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो वो नहीं करते, ठीक है। तो ये थी आपकी ये सारा केस था आपका, इसका एसडीएम वाला केस था, इससे रिलेटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी की बात जो है सबसे पहले 1954 में एमपी शर्मा केस जो था उसमें आई सबसे पहले सामने, ठीक है। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या होता है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब पूछा गया कि क्या राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो क्या वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं जाता, कि कोई इंसान सेल्फ इंक्रिमिनेट जो है वो कर रहा है, किसी इंसान की प्राइवेसी जो है उसके अंदर दखल अंदाजी कर रहा है या उसके फिंगरप्रिंट्स ले रहा है, तो वो उसकी प्राइवेसी जो है उसके साथ दखल अंदाजी हुई या किसी तरीके से उसका डीएनए लिया जा रहा है, तो डीएनए जो है किसी इंसान का वो पर्सनल है, ठीक है। अब उसके पर्सनल स्पेस में एंटर करके आप उसका डीएनए जो है वो ले रहे हो, तो क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है ये आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 nowhere mentions that right to privacy is its part, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहीं पे भी ये बात नहीं करता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इसका कहीं भी पार्ट हो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। सो कोर्ट जो था उसने रिजेक्ट कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है उसको कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात छिड़ी आपकी राइट टू प्राइवेसी की यहां से। देन उसके बाद क्या हुआ, एक खड़क सिंह केस हुआ सबसे पहला 1954, एमपी शर्मा केस। सेकेंड केस हुआ आपका खड़क सिंह केस। खड़क सिंह केस 1962, ये था वर्सेस आपका स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है ये बात जो है ये दोबारा आई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कह दिया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने अपना वर्डिक्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज किया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की जो बात करता है वो सिर्फ उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ एक मियरली एनिमल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। तो कोई इंसान जैसे जानवर रहते हैं मियरली एग्जिस्ट करते हैं वैसे एग्जिस्ट करे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, ठीक है। और जब वो डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है वो किसी के भी घर में जो है इंट्रूड करती रहे इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पुलिस क्या करती थी, ये जो केस हुआ था इसमें कोई इंसान था उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल चार्जेस थे, ठीक है। अब वो भागा हुआ था, तो बार बार पुलिस क्या करती थी, उसको ढूंढने के लिए बार बार उसके घर में जो है वो इंट्रूड कर देती थी। कभी रात को आ जाती, कभी किसी टाइम पे आ जाती, बार बार उसके घर पे जो है वो छापेमारी जो है वो की जाती। तो लोग जो थे ये परिवार वाले कोर्ट पहुंच गए, तो कोर्ट ने ये बात कह दी कि पुलिस जो है किसी के भी घर में इंट्रूड जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसका घर जो है किसी इंसान का घर जो है वो उसकी प्राइवेट स्पेस है और उसके लिए वो एक सेक्रेट प्लेस है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर पुलिस जो है किसी के भी घर में इंट्रूड नहीं कर सकती। देन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि राइट टू जो प्राइवेसी होगा वो फंडामेंटल राइट अभी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो है उसको अपना रेगुलेट करना होगा अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को, कि वो बार बार लोगों के घर में घुसना जो है वो बंद करे, ठीक है। अभी भी राइट टू प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट जो है अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, इतना जरूर धीरे धीरे स्टेप पे ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है लोगों के घरों में घुसना जो है पुलिस बंद करे इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देन आपका एक केस आया
केस से पहले क्या आया, गवर्नमेंट जो थी वो आधार ले आई, ठीक है, केस भी डिस्कस करेंगे के एस पुट्टास्वामी, उससे पहले आधार वाली चीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो थी वो ले आई आपका आधार, ठीक है, आधार लेके आई। तो आधार लाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसको प्रमोट करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर चीज के लिए आधार जो था वो मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने बोला, सरकार ने बोलना शुरू कर दिया, अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है आधार जरूरी है, सिम कार्ड लेना है आधार जरूरी है, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट चाहते हो आधार जरूरी है, यहां तक कि अगर पानी भी पीना है तब भी आधार जरूरी है, ठीक है। सटायर मार रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इतना मतलब ज्यादा इन्होंने जो है हर चीज के लिए आधार जो है उसको मैंडेटरी करना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो आपका आधार था, इसको लाने की वजह जो थी वो कुछ और थी। आधार लाने का रीजन ये था कि गवर्नमेंट जो थी आधार ये कह के लेके आई थी, आपका जो ये जो आपकी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनको प्रोवाइड करवाने के लिए उनको एक डेटा जो है वो चाहिए था। उसके अलावा जो स्कीम जो थी उनका फायदा जो था, जिन लोगों के लिए वो स्कीम जो थी वो बनाई जा रही थी, वो लोग उसका फायदा जो थे वो नहीं उठा पा रहे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने पहले डेटा इकट्ठा कर लिया आधार के थ्रू, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो ये कहना शुरू कर दिया, मतलब इस वजह से लेके आए कि हम जो है इसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको, जो गवर्नमेंट के जो वेरियस बेनिफिट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेके तो इस वजह से आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी कि जी बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आधार चाहिए, या सिम कार्ड चाहिए तो आधार चाहिए, तो उन सब पे आधार जो है ये गवर्नमेंट लाना शुरू कर दिया। उसके अलावा मैंने आपको केस बताया था वो ट्रिब्यून वाला केस की 500 रुपए में 4.5 लाख लोगों का जो आधार डाटा था वो चोरी हो गया था, और गवर्नमेंट ने क्या वाहियात बयान दिया था कि जो आधार का जो वो है, हमारा जो कंप्यूटर है वो 8 इंच मोटी दीवार में वो वाला है ना, मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई थी आर्टिकल 19 जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो सारी बातें जो है वो हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसके अलावा ये गवर्नमेंट जो थी आधार बिल लेके आई। फिर आधार बिल हालांकि चेंज हो गया था क्योंकि उसमें मनी बिल के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आए थे, तो मनी बिल क्योंकि हमने आगे जाके डिस्कस करना है तो उसको फिलहाल यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे इतना समझो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है आधार बिल लेके आई जो चैलेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आधार कार्ड वाली बात जो है ना वो बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी की। राइट टू प्राइवेसी की बात जो है वो पहले करते हैं कि राइट टू, ये जो प्राइवेसी जो है इसको इंक्लूड करें या ये क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड करें कि ना करें, या फिर नहीं करना है। तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक चीज बनती जा रही है, ये इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो ये क्या चीज होगी, क्या होना चाहिए ये राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। देन फाइनली आपका ये आ गया कि के एस पुट्टास्वामी की जजमेंट जो है ये आ गई, ठीक है। आपका केस आता है 2017 में, के एस पुट्टास्वामी, ठीक है। तो ये खुद जो है एक जस्टिस थे के एस पुट्टास्वामी, तो इनका केस आ गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि राइट टू फंडामेंटल राइट जो होगा, सॉरी आपका राइट टू प्राइवेसी जो होगा वो आपका फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने जो है वेरियस प्राइवेसीज जो है उसकी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 9 टाइप ऑफ प्राइवेसीज जो है उसकी बात की उन्होंने, स्पेशली क्योंकि ये बात जो है वो यूएस में एक केस हुआ था तो वहां पे ये बात जो है ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उन्होंने 9 टाइप की प्राइवेसीज जो है उसकी बात की थी इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को एज इट इज कोट किया और ये बताया कि 9 टाइप ऑफ प्राइवेसीज जो है वो एक इंसान को होनी चाहिए। वो 9 टाइप ऑफ प्राइवेसीज कौन कौन सी हैं? वो प्राइवेसी आपकी बॉडीली प्राइवेसी होगी, स्पेशियल प्राइवेसी होगी, कम्युनिकेशन प्राइवेसी होगी, देन आपकी इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी होगी, प्रोप्रायरिटी प्राइवेसी होगी, डिसीजनल प्राइवेसी होगी कि आप डिसीजन जो है वो आप ले सको, आपका डिसीजन जो है प्राइवेट हो, एसोसिएशनल प्राइवेसी होगी कि आप जो है खुद को किसी के भी साथ जो है आप एसोसिएट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा आपकी बिहेवियरल प्राइवेसी होगी, देन इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी जो है ये इस तरीके की 9 प्राइवेसीज जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया। उसमें जो है सबसे ज्यादा जो प्राइवेसी डिस्कस की गई बॉडीली प्राइवेसी जो है वो डिस्कस की गई, और हम इस प्राइवेसी को जो है ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं जब मैंने आपको एडल्ट्री वाला सेक्शन जो है वो करवाया था, ठीक है, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। उसके अलावा एक चीज और, आपको सेक्शंस जो है वो कोई भी सेक्शन जो है वो याद नहीं करने, जितने सेक्शन मैं बता रहा हूँ 3-4 ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक 377 और एक 497, एक आध सेक्शन जो है वो और होगा, बस इन 3-4 सेक्शंस को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अदरवाइज आईपीसी के कोई भी सेक्शन जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम जो है वो देने जा रहे हो। हाँ, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तब तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं उनको कोई भी सेक्शन जो है ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो 2-3 मैंने करवाए हैं, 497 कराया, 377 कराया, ये 2-3 सेक्शन जो है ये आपको याद करने हैं। एक आध और कराऊंगा आगे जाके, इन सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है आपका सेक्शन 497 जो था उसमें, क्योंकि वो जो था बॉडीली प्राइवेसी, हम जो है उस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जो है एक गर्ल जो थी, जो लेडी जो थी, उसको अपने हस्बैंड की परमिशन जो है वो लेनी पड़ रही थी अगर किसी के साथ अगर उसका अफेयर होता है तो। ठीक है, तो उस वजह से, क्योंकि वो बॉडीली प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता था, इस वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद जो है वहीं पे हमने बात डिस्कस की थी उसकी बॉडीली प्राइवेसी के तहत ही हमने बात डिस्कस की थी उनकी थर्ड जेंडर की। ठीक है, तो वहां पे जो है मैंने क्या कहते हैं आपको बताया था कि इनको भी जो है अपनी पूरी इनकी बॉडीली प्राइवेसी है, इनकी जो है किसी भी तरीके से ये जो है कोई भी इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो है, जब ये जो आपकी बात हुई बॉडीली प्राइवेसी की बात हुई, तो इसी के साथ साथ स्टेट जो है सॉरी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि जो ये होगी आपका क्या कहते हैं स्टेट होगी, वो 2 तरीके की पावर्स जो है वो एंजॉय करेगी। क्योंकि यहाँ पे दोबारा से स्टेट ने एक बड़ा ही वाहियात सा बयान दे दिया था। स्टेट ने बोला, जब आधार कार्ड की इसकी सॉरी आधार बिल की बात हो रही थी, तो स्टेट ने बोला कि स्टेट अगर चाहे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट अगर चाहे तो स्टेट जो है, जो स्टेट के इंडिविजुअल जो है या स्टेट के सिटीजन जो है वो किसी भी तरीके का बॉडीली प्राइवेसी जो है वो किसी भी तरीके की बॉडीली प्राइवेसी वो एंजॉय नहीं करते। स्टेट अगर चाहे तो उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो उनसे ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सरकार आपसे फिंगरप्रिंट जो है वो ले रही थी, आपके आइरिस का स्कैन जो है वो ले रही थी, और इनको जो है इसके ऊपर कोई भी ये जो है सिक्योरिटी जो है इनके पास नहीं थी। ठीक है, वो डेटा जो था वो एज इट इज लीक होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट जो थी वो आपकी इस तरीके के वाहियात बयान जो है उस टाइम पे वो दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला कि आप जो है हाँ, जब इन्होंने ये बात बोली ना कि कोई भी इंसान जो है इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर भी उसका कोई भी राइट नहीं है, उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट का दिमाग घूम गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कैसी बातें कर रहे हो आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज के बाद तुम इस तरीके के बयान देते हो तो हमारी जजमेंट सुनो तुम। आज के बाद राइट टू प्राइवेसी जो होगा वो फंडामेंटल राइट होगा। कोई इंसान अपने पर्सनल बेडरूम में रह के कुछ भी कर रहा है, सरकार को उसमें कोई भी दखल अंदाजी देने की जरूरत जो है वो नहीं है। आपकी ये जो थी उस टाइम पे जो आपके न्यूज़पेपर जो थे उनकी हेडलाइंस डायरेक्ट ऐसे आई थी जैसे अभी मैंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें और कही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपकी स्टेट है ना वो 2 तरीके की पावर जो है वो एंजॉय करती है। ठीक है, वो पावर कौन कौन सी है वो सुनो। और इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारा। अभी सुनना, स्टेट एंजॉय 2 काइंड्स ऑफ पावर। सबसे पहला नेगेटिव पावर, कि स्टेट जो है एक नेगेटिव पावर जो है वो एंजॉय करती है। किस तरीके से? विच प्रोहिबिट्स द स्टेट, नेगेटिव पावर दे रहे हैं स्टेट को, लेकिन क्या कह रहे हैं? विच प्रोहिबिट्स द स्टेट, और स्टेट को ही प्रोहिबिट कर रहे हैं किस चीज से? टू इंट्रूड इन द प्राइवेट स्फेयर एंड पर्सनल स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल, कि स्टेट जो है प्राइवेट स्फेयर में इंट्रूड नहीं कर सकती। स्टेट के पास ये पावर दे दी। ठीक है, स्टेट को पावर दे दी कि आप लोग जो है इंडिविजुअल के जो पर्सनल स्पेस है उसमें इंट्रूड नहीं करोगे। सेकंड, एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा? दैट स्टेट विल फ्रेम अ लॉ, स्टेट जो है ऐसे लॉज जो है वो फ्रेम करेगी। कैसे लॉ फ्रेम करेगी? कि कोई भी दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान की प्राइवेट स्फेयर में इंट्रूड ना कर सके। ठीक है, तो इतना खूबसूरत इन्होंने जजमेंट दी आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट से जो है पावर्स छीन ली, ये कह के कि हम आपको पावर्स दे रहे हैं। ठीक है, while court was talking about the bodily privacy, it also mentioned about sexual orientation. अब जब सुप्रीम कोर्ट जो थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी प्राइवेसी की, राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने, अब क्योंकि ये भी मुद्दा आपका उस टाइम पे ट्रांसजेंडर वाला मुद्दा भी जो था वो चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 जो था उसके बारे में भी मेंशन किया। उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान जो है, सेक्शन 377 मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाया, ये अननेचुरल सेक्स की जो बात करता है। ठीक है, तो आपकी सरकार जो थी, क्योंकि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, वोटिंग आने वाली थी, तो सरकार जो थी वो कुछ भी नहीं बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार से ही पूछा कि आप बताओ आपका क्या कहना है, ये जो थर्ड जेंडर जो है इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो सुप्रीम ये जो आपकी सरकार थी उन्होंने बोला कि देखो साहब, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप जैसा करोगे ना हम वैसा मान लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात छोड़ दी। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं चलो बैठो तुम चुप करके, हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब बॉडीली प्राइवेसी की बात कर ही रहे हैं हम, तो ये जो थर्ड जेंडर वाली बात जो है इसको भी लेके आते हैं सामने।
तो जो इन्होंने जो था सेक्शन 377 जो था उसको पूरा नहीं छेड़ा। सेक्शन 377 और भी चीजों की बात करता है, क्योंकि ये जो अननेचुरल सेक्स जो है ना उसमें सिर्फ वो गे लेस्बियन वगैरह वो सारी चीजें नहीं आती, उसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जो माइनर है उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो उसको भी अननेचुरल सेक्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं छेड़ा। एक और एक चीज आती है आपकी बेस्टैलिटी। बेस्टैलिटी होती है कि अगर कोई इंसान किसी एनिमल के साथ सेक्स करना चाहे तो उसको भी अननेचुरल सेक्स के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, उसको बेस्टैलिटी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सिर्फ जो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है इनके बीच के सेक्स की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है इनके बीच अगर ये कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसको जो है अननेचुरल सेक्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी एज इट इज सेक्शन 377 जो है वो लीगल है, क्रिमिनलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एलजीबीटीज जो है इनको उसका ये जो है कैटेगरी जो है उससे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने स्पेशली इस चीज का हवाला दिया कि ऑलमोस्ट 1500 स्पीसीज जो है वो ऐसी हैं जो इस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है जिसको परफॉर्म जो है वो करती हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो, सरकार को बोला कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये चीज जो है ये अननेचुरल है। ठीक है, ये तो पूरी तरीके से नेचुरल है। जब 1500 स्पीसीज जो है इसको परफॉर्म कर रही हैं और एंशिएंट टाइम से ये परफॉर्म होता आ रहा है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि इस सोसाइटी की बात सुन के तुम कैसे कह रहे हो कि ये जो है अननेचुरल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और इनको जो है थर्ड जेंडर जो है वो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसमें चीजें जो है वो इंक्लूड की गई। इनको जो है एक थर्ड जेंडर की कैटेगरी जो है वो दी गई और उसके अलावा जो है दो तीन चीजें जो है और की थी। इनको सेल्फ आइडेंटिफाई करेगा इंसान जो है कि वो जो है वो थर्ड जेंडर में इंक्लूड होता है कि नहीं होता, और उसके अलावा इनको कहा गया कि इनको जो है ओबीसी के तहत इनको भी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इन बिटवीन एक जो है क्या कहते हैं, एक बाबा जो है वो सामने आ गया, योगा वगैरह करवाता है वो और शिविर वगैरह जो है वो लगाता है। ठीक है, और आयरनी देखो इस इंसान की, इस ढोंगी इंसान की, कि ये कहता है कि जी योगा करो तो सब ठीक हो जाएगा, और जब अपना ऑपरेशन करवाने की बात होती थी, ये अभी रिसेंटली ये जो है यूएसए से ऑपरेशन करवा के आया। ठीक है, वापस आते हैं। तो ये जो ढोंगी इंसान था इसके बयान आ गए बीच में कुछ। ठीक है, तो ये बयान देने लग गया कि जी मेरे शिविर में बुलाओ, ये ना एक मानसिक बीमारी है। ये जो है एलजीबीटीज के बारे में इसने बोलना शुरू कर दिया कि ये एक मानसिक बीमारी है, मेरे शिविर में लेके आओ, मैं इनको कपालभाति करवाऊंगा, कपालभाति करने से सब होगा। ठीक है, करने से होगा। तो कहता कि ये लेके आओ इसको, तो इन लोगों को मेरे पास लेके आओ, मैं ठीक करूंगा इनको सिर्फ मानसिक बीमारी है, ये एक बीमारी है, मतलब एलजीबीटी होना एक बीमारी है, ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है, इनको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, मैं ऐसे सटायर मार रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी धज्जियां इस तरीके से उड़ाई कि वो ऐसा पेश होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि तू अपनी धोती उठाओ निकल यहां से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये जो तू बात कर रहा है कि ये एक मानसिक बीमारी है, अगर ये मानसिक बीमारी होती तो ये स्पेशली जो है ये मेंशन होती हमारे हमारा एक है मेंटल हेल्थ एक्ट है, उसमें जो है अगर ये मानसिक बीमारी होती तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट में ये चीज जो है ये स्पेशली मेंशन होती, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है मेंटल हेल्थ एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये तो वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो तू अपनी ये जो बातें कर रहा है इसको लेके तू यहां से निकल। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट जो है वो सुनाया, उनको थर्ड जेंडर जो है वो उसकी रिकॉग्निशन मिली, रिजर्वेशन देने की बात की गई, लेकिन वो रिजर्वेशन जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, सरकार चलती है लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सोसाइटी चाहती है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि उसको मतलब है अपने वोट बैंक से। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन कितना पिछड़ा हुआ है, किसको रिजर्वेशन की जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। ठीक है, तो लोग जो है अब उनकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जो आपका थर्ड जेंडर है कि वो जो है इस चीज को अपने लिए लड़के जो है खुद से रिजर्वेशन जो है वो ले सके। ठीक है, तो वो रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जो है वर्डिक्ट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इनको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो केस जो था उसके अलावा भी बहुत बार जो है ट्रांसजेंडर केस जो है ये आया था, लेकिन स्पेशल ये जो बात की गई के एस पुट्टास्वामी केस जब जजमेंट हो रही थी उसी टाइम पे इस चीज के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बात की। ठीक है, उसके अलावा वेरियस केसेस जो है वो केसेस मैंने आपको बताए थे। नाज फाउंडेशन केस हुआ 2007 में जिसमें सेक्शन 377 जो था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देन दोबारा से सुरेश कौशल
केस हुआ 2013 में, उसको दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया गया। देन आपका फाइनली नालसा केस हुआ जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और थर्ड जेंडर जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। साथ में गवर्नमेंट ने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनकी जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होगी और रिजर्वेशन इनको दी जाए ओबीसी के तहत, ठीक है। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें की थी, एक तो थर्ड जेंडर की, दूसरी रिजर्वेशन की, तीसरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बात मानी है कि इनको थर्ड जेंडर जो है वो कंसीडर कर दिया, बाकी दोनों बातें जो है वो अभी तक नहीं मानी। जहां तक है इसकी बात, आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात, तो ये करंटली अभी भी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही कोई लॉ आएगा, ठीक है, उसको आपको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे ही वो लॉ आएगा हम उसके ऊपर क्लास जो है अपनी करंट अफेयर में क्लास जो है वो बना देंगे। फिलहाल जो है सरकार का ये कहना है कि जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसके लिए एक बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा जिसमें डॉक्टर्स वगैरह होंगे। वो डॉक्टर जो है वो देख के डिसाइड करेंगे कि इस इंसान को जो है थर्ड जेंडर में रखना है या फिर नहीं रखना, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इस चीज की, इंसान खुद से पहचान के वो बोल दे कि मैं थर्ड जेंडर हूं, तो उसको थर्ड जेंडर जो है वो मान लेना चाहिए, ठीक है। सरकार इस चीज को नहीं मान रही, सरकार के अपने रीजंस होंगे। अब जहां तक बात आती है इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने की, तो रिजर्वेशन के लिए एक राम सिंह केस आता है 2015 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जाट जो है, जाट रिजर्वेशन का केस हुआ था। पहले जाट रिजर्वेशन आया, देन आपका मराठा रिजर्वेशन आया, देन आपका एक रिजर्वेशन जो था वो और आया था, गुजरात में आया था, अभी मेरे को ना उसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे भी समझ आ जाएगा जाट रिजर्वेशन से भी। तो हुआ क्या कि दंगे वगैरह हो गए, तो सरकार जो थी उसने जाटों को रिजर्वेशन दे दिया। अब जैसे ही रिजर्वेशन दिया तो जो आपका 50% वाला रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो उसको एक्सीड कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने बात क्या की, सुप्रीम कोर्ट के पास ये चैलेंज हो गया, जब जैसे ही वो 50% से एक्सीड हुआ वो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बात आई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि ये जाट जो है ये पिछड़ी जाति के हैं, ठीक है, तुम्हारी ये हरियाणा का केस था, तुम्हारी स्टेट, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जाटों की, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो तुम्हारे जो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं हरियाणा में वो तुम्हारे जाट, आईपीएस ऑफिसर्स तुम्हारे जाट, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर्स वो जाट। तुम किस तरीके से कह सकते हो कि ये जो है जाट रिजर्वेशन जो है ये वो है, क्या कहते हैं, इनको जो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर फिर भी, क्योंकि कोर्ट को अंदर से तो पता होता है ना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है, कोर्ट कहता है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर फिर भी तुम ये बात कह रहे हो कि इनको रिजर्वेशन की जरूरत है, तो वो रिजर्वेशन की जरूरत इन्हें नहीं है, तुम्हें अपनी मानसिकता जो है उसको बदलने की जरूरत है। और अगर तुम फिर भी कह रहे हो कि ये जो है ये जाति पिछड़ी रह गई, तो उसमें कोर्ट की गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है कि तुम इतने साल यहां पे रहे, ठीक है, तुम्हारे सारे ऑफिसर्स तुम्हारी कास्ट के, फिर भी तुम अपने इस कास्ट को जो है फिर भी ये बैकवर्ड रह गई, वो कोर्ट की गलती नहीं है, वो तुम्हारी अपनी गलती है, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पे दोबारा से कहा कि इनकी रिजर्वेशन जो है, जाटों की रिजर्वेशन जो है इसको हटाओ, उसके बदले ओबीसी में जो है ये जो थर्ड जेंडर जो है उसको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। तो ये था आपका राम सिंह केस 2015 का, ठीक है। अब बात आती है राइट टू मैरिज की, ठीक है, ये 2019 के प्री में जो है वो आया था, ठीक है। तो राइट टू मैरिज के केस के उसमें राइट टू मैरिज के तहत जो है एक आपका बड़ा फेमस केस है हदिया केस, ठीक है। तो हदिया की स्टोरी जो है वो ऐसी थी, हदिया के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बात कह दी कि कोई भी इंसान जो है अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहे, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान जो है उसको अपनी मर्जी की शादी करने से रोक नहीं सकता जब तक वो जो दोनों लोग जो हो वो बालिग हो, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या हुआ था कि एक लड़की थी जिसका नाम था अखिला, ठीक है, केरला की लड़की थी। तो इसने क्या किया कि इसने ना एक लड़का जो था मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लड़के का नाम था शाफीन जहां लड़के का नाम था। तो उससे शादी कर ली, ठीक है। अब मामला जो था हाई कोर्ट के पास चला गया, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स जो थे लड़की के, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि हमारी लड़की जो है उसको 11 महीने से इस लड़के ने जो है वो जबरदस्ती जो है वो बंद करके रखा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने इनकी बात सुनी और ये जो लड़का जो था उसको जो है इनकी जो शादी जो थी उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। उससे पहले हाई कोर्ट ने क्या कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये लड़का इस लड़की के लिए सही नहीं है, ठीक है।
हाई कोर्ट का एग्जैक्ट यही बयान था कि ये लड़का इस लड़की के लिए सही नहीं है, तो इसी वजह से हम इनकी मैरिज जो है उसको लीगलाइज जो है वो नहीं कर सकते, या इनकी मैरिज जो है उसको रजिस्टर जो है वो हम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हदिया केस हो गया, ठीक है, केस है ये 2017 का। उसके अलावा उस टाइम पे क्या चल रहा था, लव जिहाद का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा उसमें था, गरमाया हुआ था उस टाइम पे मुद्दा, कि लड़कियां जो है उनको जबरदस्ती जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है उनको, ठीक है। अब क्योंकि ये जो करंट सरकार है, ठीक है, अब वो इस क्या कहते हैं पर्टिकुलर उसमें आके लोगों के इन्फ्लुएंस में आके वो इस तरीके की बातें जो है इस सरकार में जो है इस तरीके की बातें जो है वो ज्यादा देखी जा रही है, ठीक है। तो आते हैं वापस, लव जिहाद का मुद्दा जो उस टाइम पे चल रहा था, और हाईकोर्ट ने क्या पाया कि वो जो लड़का जो था, हाईकोर्ट ने ये कहा कि उसके खिलाफ जो है, सॉरी सरकार ने उसके खिलाफ जो है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन भी बिठा दी, ठीक है। और वो सच्ची थी कि नहीं थी, ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, ना ही उसका हमारे केस से कुछ भी लेना देना है, ठीक है। लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा कुछ चीजें जो है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो थी वो झूठी, ठीक है। अब हुआ क्या कि आगे जाके फिलहाल आते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बात सुनिए इनकी क्या है, तो हदिया के जो फादर है वो आए, तो उन्होंने वही बातें जो वहां पे दोहराई थी हाई कोर्ट में, वही बातें यहाँ पे आके दोहराई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि इसने जी मेरी लड़की को जो है जबरदस्ती इसने बंदी बनाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले तो इसको बुलाओ, हदिया को बुलाओ, ठीक है। हदिया को बुलाया गया केरल से, ठीक है। बड़ा शोर शराबा हुआ कि जी हदिया आई है, हदिया आई है। तो ये आई, उसकी ट्रेन आई, जब उसकी स्टेशन से लेके हाई कोर्ट तक जो है, जो पूरा देश का पूरा मीडिया जो था उसने शोर मचा दिया, हदिया आई जी, हदिया आई, और उसको पूरे मतलब ताम झाम के साथ उसको लेके आए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जहाँ रेलवे स्टेशन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पीछे मीडिया की गाड़ियां, सारा देश का मीडिया जो था हदिया के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। हदिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब हदिया पहुंची, हदिया से पूछा गया कि तुम्हारे फादर जो है ये बात कर रहे हैं। हदिया ने बोला देखो सर, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे को कोई ये जबरदस्ती नहीं लेके गया, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही हूँ। इनफैक्ट मेरे फादर ने मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी, ये लड़का मेरी पढ़ाई भी करवा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट को कि अगर ये लड़की जो है उसमें थी, क्या कहते हैं, परमिसिबल एज लिमिट में थी, तो तुम कौन होते हो इसकी वो रोकने वाले, इसकी शादी को रजिस्टर ना करने वाले, तुम कौन होते हो। उसके अलावा तुमने ये बात की कि तुम लोग जो हो इसके वो ये लड़का जो है उसका इस लड़के के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो इंडिविजुअल की मर्जी है ना, उसको डिसाइड करना कि कौन इंसान जो है मेरे लिए सही है या कौन इंसान जो है मेरे लिए गलत है। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले, तुम तो उसके बाप बन गए हो, ठीक है, कि ये लड़का जी इसके लिए सही नहीं है। जैसे पेरेंट्स कह नहीं देते कि नहीं इससे बात मत करना, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दे, इससे बात नहीं करनी तूने, तुम तो उसके पेरेंट्स बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि ऐसी बातें नहीं करनी, आगे से ऐसे चीज नहीं आने चाहिए हमारे पास, ठीक है, थोड़ा माइंड जो है उसको डेवलप करो अपने को। आगे बुलाया गया उसके फादर को, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को छोड़ दिया, आगे बुलाया गया उसके फादर को। उसके फादर को बोला देख तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू एक इंडियन फादर है, ठीक है, तेरे से ये चीज हजम नहीं हो रही कि तेरी बेटी किसी से प्यार करती थी और तेरी मर्जी के बगैर उसने कहीं और पे शादी कर ली, और जहां पे शादी की वो दूसरे रिलीजन का लड़का था, ठीक है, तो तेरे से यही चीज जो है वो हजम नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी केस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे फर्दर जाते हुए यहां तक डिसाइड कर दिया, ये वर्डिक्ट दे दिया कि आज के बाद कोई भी इंसान जो है अगर वो परमिसिबल एज लिमिट के अंदर है, मतलब परमिसिबल एज लिमिट जो है उसको क्रॉस कर चुका है, जितनी एज लिमिट जो है 18 लड़की की और 21 लड़के की है, अगर वो ये एज जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो ये बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और उसके बाद ये जो है उसके बाद से ये हदिया जो है उसने ये जो है वो आपको राइट प्रोवाइड करवा के चलेगी, राइट टू मैरी टू योर ऑन चॉइस। हाँ, जो मैंने आपको बात करवाई थी, हाँ एनआईए वाली बात पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर लड़के के खिलाफ अगर एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम उससे नहीं रोकते आपको, ठीक है, आपको जो इन्वेस्टिगेशन करानी है कराओ, ठीक है, वो सरकार का हक है, करवाओ। हाँ, जहां तक जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हदिया जो है उसकी पढ़ाई जो है उसने कंप्लीट कर ली। आज हदिया जो है एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है वो क्या कहते हैं वहीं पे केरला में, ठीक है, और अपना क्लिनिक जो है उसको खोल के दिया है उस लड़के ने, लड़के का नाम क्या था, साफीन जहां, ठीक है, लड़के ने क्लिनिक उसको खोल के दिया है, अपना क्लिनिक जो है वो चलाती है। जहां तक बात आती है उसकी,
मतलब क्या लड़का वाकई में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था कि नहीं था, ठीक है। अब ये मैं आपकी उस पर छोड़ता हूं कि आप खुद से इस चीज को इमेजिन कर लेना कि अगर कोई लड़का जो है वो इतना काबिल है कि क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई इतनी सस्ती तो होती नहीं है, ठीक है। अगर उसको मेडिकल की पढ़ाई करवाई और उसके बाद उसको क्लिनिक खोल के दिया, तो क्या वो वाकई ही उस क्या कहते हैं इतना अनपढ़ था कि वो उन कैटेगरी सॉरी उन एक्टिविटीज जो है क्रिमिनलिस्टिक एक्टिविटीज जो है या टेररिस्टिक एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व रहा होगा या नहीं रहा होगा, ठीक है। वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ रहा हूं उसको मैं, ठीक है। अब आते हैं बात ऑनर किलिंग की, ठीक है, कि वो जो ऑनर किलिंग जो है वो कर दी जाती है कि जी सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले जो खुद को ऊंची जाति वाले समझते हैं उनको उनका कहना है कि जी अगर हमारी बेटी जो है वो हमारे धर्म से या हमारी जाति से बाहर कहीं पे शादी करवा लेगी या हमारा बेटा जो है धर्म से बाहर या जाति से बाहर शादी करवा लेगा तो उससे हमारा ऑनर जो है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वाहियात बातें जो है वो ऑनर किलिंग में आती हैं। तो उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है खा पंचायत वाला, ठीक है। तो खा पंचायत से रिगार्डिंग जो है केस हुआ था आपका लक्ष्मी कछवाहा केस है आपका 2018 का, और एक केस है अरुमुगम सरवई केस 2011 का, ठीक है। ये इन दो केसेस जो हैं इसमें खा पंचायत जो है उनको इलीगल जो है वो घोषित किया हुआ है। खा पंचायत बेसिकली क्या होती है, 60-70 साल के बुढ़े होते हैं ना जो रिटायर हो चुके होते हैं, उनके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बुढ़े मिलके प्लान बनाते हैं कि जिंदगी में कुछ ना तूफानी करना है, ठीक है। तो ये मिलके क्या करते हैं, ये खा पंचायत जो है ये बना लेते हैं और लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहां पे ये जो है जुडिशियल फैसले जो है वो सुनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है फाइन अपने जो वर्डिक्ट जो है वेरियस वर्डिक्ट्स उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि ये जो खा पंचायत जो है ये इलीगल है, ठीक है। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बात की है कि इन खा पंचायत को जो अटेंड करने वाले लोग भी हैं ना उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल जो चार्जेस जो है वो फाइल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस केसेस जो है वो सारे केसेस आज आपको लिखवाने वाला बहुत होगा, आज हमारी क्लास जो है वो काफी ज्यादा लंबी जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा फाइनल टॉपिक है आज का यूथेनेशिया, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत, अच्छा सॉरी ये जो आपका राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस जो था इसको भी आर्टिकल 21 के तहत ही इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसी वजह से हदिया वाली बात आई, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जब ये बात आई इसकी राइट टू लाइफ की बात आई या राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात आई, तो कोर्ट से ये पूछा गया कि अगर जीने का अधिकार है तो क्या किसी को डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी जर्नी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यूथेनेशिया की। यूथेनेशिया होता है कि अपनी मर्जी से मरना, ठीक है, वो मतलब होता है यूथेनेशिया का, या मर्सी किलिंग हो गया और अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया में जो है यूथेनेशिया जो है वो दो तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। यूथेनेशिया एक होता है एक इसकी कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ डेथ, दूसरी इसकी होती है कंसेंट के ऊपर, ठीक है। इसकी आगे दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसकी भी आगे दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। मीन्स ऑफ डेथ की क्लासिफिकेशन है एक्टिव यूथेनेशिया एंड पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। और ये कंसेंट के बेसिस पे जो है ये है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट टू डेथ फ्रॉम टर्मिनली इल पेशेंट, कि ऐसा पेशेंट जो बहुत टाइम से जो है इल है, बीमार है, अगर वो रिक्वेस्ट की जाए उसके घर वालों के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा रिक्वेस्ट की जाए तो उसको वॉलंटरी अगर पेशेंट के द्वारा खुद से रिक्वेस्ट की जाए तो उसको वॉलंटरी यूथेनेशिया जो है वो कंसीडर किया जाएगा। देन आपका आता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब ये होता है कि अगर पर्सन इतना अनेबल है कि वो खुद से ये अपनी मौत भी नहीं मांग सकता तो उसको जो है उस चीज को इनवॉलंटरी यूथेनेशिया कंसीडर किया जाएगा, कि वो पर्सन जो है वो बोल भी नहीं सकता, इतने टाइम से वो बीमार है, वो सिर्फ जो है आपकी हेल्थ सपोर्ट जो है उसके ऊपर जी रहा है, तो वो जो आपकी कंडीशन होगी वो इनवॉलंटरी में आएगी। देन आपका एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि अगर जो है इंटेंशनल डेथ बाय लीगल डोज, अगर उसको लीथल डोज अगर किसी इंसान को लीथल डोज देके उसकी इंटेंशनली उसको किल किया जाए तो उस चीज को एक्टिव यूथेनेशिया कहा जाएगा। पैसिव यूथेनेशिया क्या होगा
कि किसी की डेथ जो है वो कॉज कर देना जब उसका जो अगर कोई इंसान जो है वो उसके ऊपर है क्या कहते हैं उसको, फिजिकल हेल्थ सपोर्ट के ऊपर है, उसकी वो सपोर्ट जो है, मतलब जैसे कुछ इंसानों को उसमें डाल नहीं देते जिसमें वो जो इंसान जो है वो सांस लेता रहता है लेकिन बाकी कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करता, उसका बस दिल धड़कता है और लंग्स जो है वो चलते हैं, लेकिन वो चलते हैं सिर्फ मशीन की मदद से। मेरे को उस मशीन का नाम नहीं याद आ रहा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल सपोर्ट जो है उसको दी जाती है वो इंसान को, ताकि उसकी सांस चलती रहे, उसकी धड़कन जो है वो चलती रहे, ठीक है। अदरवाइज वो इंसान जो होता है टेक्निकली डेड ही होता है, ठीक है। तो उस चीज को, उस हेल्थ सपोर्ट को खींच लेने को कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। अगर किसी को लीथल डोज देके खत्म किया जाए तो उसको कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। जो आपकी मूवी नहीं आई थी गुजारिश, उसमें एक्टिव यूथेनेशिया जो था वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है। और वो जो इंसान जो था वॉलंटरी यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया दोनों का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि ऋतिक रोशन जो होता है, ऋतिक रोशन जो होता है वो खुद से कहता है कि मुझे जो है डेथ चाहिए, ठीक है। तो वॉलंटरी लीथल डोज देके उसको मार दिया जाता है, या उसको यूथेनेशिया जो है वो दे दिया जाता है, या उसको डेथ जो होती है वो ग्रांट कर दी जाती है, तो वो हो गया आपका एक्टिव यूथेनेशिया, ठीक है। अगर किसी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो निकाल लिया जाए तो उसको पैसिव यूथेनेशिया कहा जाएगा। और इनवॉलंटरी होगा कि कोई इंसान जो है वो ये भी जाहिर नहीं कर सकता कि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी दयनीय है कि उसको उस कंडीशन में देखने से बेहतर ये होगा कि उस इंसान को जो है वो डेथ जो है वो दे दी जाए, वो आएगा आपका इनवॉलंटरी यूथेनेशिया, ठीक है। अब जो है ये बात सरकार के साथ सामने कैसे आई, ये बात सामने आई कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो क्या उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए, माना जाना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान जो है वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है या इतना ज्यादा दुखी है अपनी लाइफ से कि उसने क्या किया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अब बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि वो बच गया, ठीक है। अब उस चीज के ऊपर बच भी गया, डेथ मरना भी चाहता था, अब उसको मरने भी नहीं दिया जा रहा और उसको जेल में बंद कर दिया है, ठीक है। कि क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है उसको कि वो अपनी मर्जी से कोई इंसान जो है वो मर भी नहीं सकता। ये चीज, जब ये चीज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें केस आया रथी नाम केस 1994, ठीक है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू डेथ भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यहां पे सरकार ने बोल दिया कि कोई इंसान जो है उसको मरने का अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन 86 उसके बाद एक केस आया 1996, 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद एक और केस आया 1996। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो थे वो अपने बयान से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है इट नोवेयर मेंशंस दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ, ठीक है। कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू डेथ भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया केस को, जो है सुसाइड अटेम्प्ट जो है उसको दोबारा से रिक्रिमिनलाइज कर दिया। देन फाइनली एक केस आया अरुणा शॉनबॉग केस 2011 का। इस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी थी और उनके साथ जो है गैंग रेप जो है वो परफॉर्म हुआ था, बहुत मतलब दयनीय कंडीशन में वो जो है वो रह रही थी, लाइफ सपोर्ट पे वो जी रही थी, ठीक है। वो चाहती थी कि मेरी जो है मेरे को यूथेनेशिया जो है वो दे दिया जाए, ठीक है। ये विक्टिम थी गैंग रेप की और लगभग 20 साल से ये हॉस्पिटलाइज ही थी, ठीक है। 20 साल से ये हॉस्पिटल में थी और सिर्फ दवाइयां जो है उन्हीं के सहारे ये बस जी रही थी, सांस ले रही थी, दिल धड़क रहा था इनका बस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने लेकिन जो है ये पैसिव यूथेनेशिया जो है उसकी मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने इसको मना कर दिया। मीनवाइल क्या हुआ कि इनकी जो है वो डेथ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट को भी जो है इनके ऊपर तरस आ गया, तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है बाद में वो बयान देते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया जो है उसको लीगलाइज जो है वो कर देना चाहिए, लेकिन एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वही इस चीज को लीगलाइज करेगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछेगा, पहले वो डॉक्टर से पूछ के जो है तभी उस इंसान को जो है पैसिव यूथेनेशिया जो है वो दिया जाएगा। लेकिन तब तक जो है अरुणा शॉनबॉग जो है उनकी डेथ जो है वो हो चुकी थी, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट जो है एक मेंटल हेल्थ एक्ट लेके आई जिसमें उन्होंने बात की इसकी पर्सनल बिल की बात की, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला इट डिक्लेयर सुसाइड एज डिक्रिमिनलाइज, ठीक है। इसमें सुसाइड को जो है डिक्रिमिनलाइज वो घोषित कर दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो है पिटीशन जो है वो दोबारा से फाइल हो गई। तो उसमें ये कहा गया कि वेदर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड राइट टू डिग्निफाइड डेथ, कोर्ट सेड यस, ठीक है। कोर्ट ने यस कर दिया
किस केस में? कॉमन कॉज केस 2018 का, ठीक है। 2018 का कॉमन कॉज केस होता है जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि राइट टू लाइफ जो होगा वो राइट टू डेथ भी इंक्लूड करेगा, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने कंसेप्ट ला दिया लिविंग विल का। लिविंग विल, लिविंग विल का कंसेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया। लिविंग विल के कंसेप्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी पर्सन जो है अपनी लिविंग विल जो है एक पर्सन के द्वारा बनाई जानी चाहिए। कौन सा पर्सन? जिसको जो मौत की मांग कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लिविंग विल जो पर्सन बनाएगा, अब जो पर्सन बना रहा है ना उसके लिए उन्होंने कंडीशंस रखी। सबसे पहली कि वो पर्सन जो है वो हेल्दी माइंड और साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, जो अपनी ये लिविंग विल जो है वो बना रहा है, ठीक है। पहला, हेल्दी और साउंड माइंड का वो इंसान होना चाहिए। सेकंड, ही शुड नॉट बी अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, वो किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं होना चाहिए जब वो अपनी विल बना रहा हो। तीसरी बात, ऑल प्रोविजंस ऑफ हिज विल शुड बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, जो कुछ भी वो बातें अपनी विल में कर रहा है वो उसको क्लियरली मेंशन करनी है विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, ठीक है। तो ये 3 बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। अब जो विल जो है उसका कंटेंट क्या क्या होगा उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका ये जो है विल है उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला कंटेंट, सर्कमस्टांसेस अंडर विच यूथेनेशिया शुड बी अलाउड, कि वो अपनी विल में पहले से ही बताए कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जब उसको यूथेनेशिया जो है वो देना सही होगा, ठीक है। तो वो ये पर्सन अपने साउंड माइंड में पहले ही ये पर्सन बता दे, ठीक है, कंटेंट ऑफ विल में। सेकंड चीज क्या होगी? नेम ऑफ द गार्डियन, कि उस गार्डियन का नाम बताया जाए जो ये यूथेनेशिया परफॉर्म करे, ठीक है। मान लो अगर सपोर्ट जो है, फिजिकल सपोर्ट जो है जो वो रिमूव करनी है उसकी, तो वो प्लग जो है वो कौन रिमूव करेगा, उस गार्डियन का नाम लिखना है आपको। तीसरी बात, हाउ टू प्रिजर्व द विल, ये जो विल जो है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाए, वो भी इस कंटेंट, विल का कंटेंट जो है, लिविंग विल का कंटेंट जो है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो 3 बातें ये इंक्लूड होनी चाहिए। उसके अलावा 2 बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और की। उन्होंने बोला कि इसकी 2 कॉपीज जो है, 3 कॉपीज बनानी है असल में आपको। 2 कॉपीज जो है उनमें से एक कॉपी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, दूसरी कॉपी जो है लीगल अथॉरिटी के पास जाएगी, तीसरी कॉपी को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने की। तो ये था आपका सारा आर्टिकल 21। और फाइनली करंटली क्या कंडीशन है? करंटली ये जो है जो पैसिव यूथेनेशिया जो है वो लीगल है। एक्टिव यूथेनेशिया वो इंडिया में उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जब तक आपकी लिविंग विल नहीं होगी तब तक आप जो है पैसिव यूथेनेशिया वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो करंट पोजीशन क्या है यूथेनेशिया की? पैसिव यूथेनेशिया यस, एक्टिव यूथेनेशिया नो, ठीक है। तो ये सारा था आपका आर्टिकल 21, ठीक है। तो अब इसके बनाते हैं नोट्स। लिखना स्टार्ट करो आर्टिकल 21।